हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है हमारा भारत का संविधान। आ जाओ हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। वैसे तो देखो हर स्टेट में भारत का संविधान नहीं आता, कितनी बड़ी सरप्राइज है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट है जैसे प्री में आता, मेन में भी नहीं आता, तो आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं इसके लिए, मेन के लिए। बट अगर मैं बात करूँ आरजेएस की, तो राजस्थान के अंदर प्री में भी आता है, मेन में भी आता है। यदि मैं बात करूँ आपके बिहार की, तो प्री में भी आता है, मेन में भी आता है। उत्तराखंड की बात करूँ मैं, आपके यूपी की बात करूँ मैं, लेना गुजरात की करूँ मैं, लेकिन हरियाणा में आता ही नहीं है। सिर्फ यह कॉन्स्टिट्यूशन आता ओनली जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ऐसे मेन में नहीं आता, तो टेंशन खत्म। पंजाब में भी मेन के लिए नहीं आता, तो टेंशन खत्म। ठीक है, अब आता बहुत लेंदी है, बट हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एग्जाम के लिए तो बना नहीं है कि हमें इसको रटना है, पूरा तो नहीं पढ़ना है। और मैं आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी राजस्थान एडीजी के। इतने इजी क्वेश्चंस थे, इतने इजी कोई भी कर ले 10 क्वेश्चन को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आज पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने स्कूल के टाइम से पता है। जब अपन 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक आते हैं ना, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलता रहता है। और मोस्ट ऑफ टाइम स्कूल में ही है ना याद करा देते हैं प्रियम्बल को, लेकिन कई बार नहीं करते हैं। तो हमारा पहला काम है प्रियम्बल को रटना। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल से नहीं करते हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, इस छोटे से प्रियम्बल से 10 क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का जेलों का एग्जाम होता है, अगर आप कभी ने सुना हो, तो जेलों में 150 क्वेश्चन आते हैं जेलों के अंदर। केवल प्रियम्बल से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो पहला ड्यूटी, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको प्रियम्बल रटी हुई होनी चाहिए। उसका रीज़न बताती हूँ। कल को आप जज बन जाती हो, आपकी क्या बोलते हैं वहाँ पे जज बन जाओगे, ट्रेनिंग होगी, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको उठाया जाएगा, चलो आइए प्रियम्बल बोल दीजिए। कई बार आपको इंटरव्यू में ही पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल बोल दीजिए। या मान लीजिए आप कभी किसी वर्कशॉप में जाते हो, या कि लीगल एड के किसी प्रोग्राम में जाओगे, या किसी स्कूल कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। अगर आप प्रियम्बल बोलोगे, कितनी तालियों की रटोगे, अरे यार मैडम को प्रियम्बल याद है। और स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में याद होनी चाहिए, और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आनी चाहिए। आप मान लीजिए कैसे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हो, वहाँ इंग्लिश में टेटे करोगे, क्या होगा? वहाँ तो हिंदी बोलोगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले, आपको कोई बड़ी डीपीएस जैसे स्कूल में जाने का मौका मिले और वहाँ आप हिंदी में बोलोगे, तो वहाँ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए दोनों। अब इसको याद करने का भी एक ट्रिक होता है, ऐसा नहीं कि इसको रटने से याद हो जाएगी, नहीं, इसको समझोगे तो खुद ही याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबको पता है, हमें भी पता है कि भैया हम भारत के लोग हैं, क्योंकि हमें तभी तो भारत का संविधान है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। फिर हमने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूट किया मैं इंडिया के लिए, एक क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट को, जो जिसमें क्या इंक्लूड है? पहला वर्ड आता सोवरेन, संप्रभुता आएगी। फिर सोवरेन आई तो फिर सोशलिस्ट आएगा, समाज को बुलाएंगे। फिर जब सोशलिस्ट आएगी तो धर्म की लड़ाई होगी, तो सेकुलर आएगा। और सेकुलर आता है तो हमारे कैसा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हम लोग किस में रहते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं और हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। इन पांचों का मतलब ही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनका मतलब ही है, आपने कभी सुना होगा जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन सुना होगा। क्या बोलते हैं? बाय द पीपल, विद द, ना क्या है? जनता का और ऑफ द पीपल, बाय द पीपल फॉर, विद द पीपल नहीं, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। किसने कहा था ये? किसने कहा था ये? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, तो अपन इसका भी डिटेल पढ़ेंगे। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो है ना, क्या बोलते हैं, सोवरेन, हमारे पास किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और सेकंड आता है सोशलिस्ट, हम सभी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कोई एक, मतलब हम लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों इक्वली रहते हैं। सेकुलर, हमारा कोई एक धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जो राज्य है वो वंशानुगत नहीं होता, बाई इलेक्शन आता है। ये सब की मीनिंग लिखाऊंगी मैं, है ना, अभी तो ऐसे बता रही हूँ। तो क्या स्टार्ट करके, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू। सबसे पहले क्या है? सोवरेन, देन सोशलिस्ट, देन सेक्युलर, देन डेमोक्रेटिक। इसी वे में याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आएगा सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट। दूसरा ऑप्शन आएगा सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। तीसरा आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। और चौथा ऑप्शन आएगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं। अब होता है क्या बेटा, ऐसे आपको पूरा याद है, लेकिन जैसे 4 ऑप्शन तक आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे यार इसका क्या होगा? क्योंकि जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, तब गड़बड़ी होती है। हिंदी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन में आएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा ऑप्शन आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी। तो जब चारों ऑप्शन देखते आप गड़बड़ हो जाते हो, अरे यार कौन सा था पहला? नहीं तो आपको 4 ऑप्शन ही देखने, आपको खुद से बोलना है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आप खुद से बोलो, जाके मिलाओ,
इसको कहते हैं कि आपका क्वेश्चन का इसको आंसर, इस आंसर की टेक्निक को क्या बोलते हैं? पहले आप सोचो फिर जाके आंसर चेक करो। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? क्या बोलते हैं इस थ्योरी को? कि जिसमें आपको आंसर पहले आपने अपना आंसर निकालना है फिर जाके चेक करना है। वो आता है ना, क्या वो रीजनिंग, याद है आपको? जैसे अपन रीजनिंग में लिखते हैं कि ए और बी इक्वल टू 23 होता है, तो सी और डी, ई और एफ, जी और एच और आई और एफ, फिर इन सब की नंबरिंग लिख लेते हैं इसके सामने। फिर आप क्या करते हो? आंसर थोड़ी देखते हो पहले, फिर आप ऐसे काउंट करते हो कि ए को 2 माना, बी को 3 माना, तो इसको हम कितना मान के काम करेंगे, करते ना रीजनिंग। तो जिसको रीजनिंग से आंसर करना आता है तो समझ लो उसका प्री निकल जाता है। क्योंकि जैसे ही आप देखना, कई बार ट्राई करना कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ा और दिमाग में सोचो इसका आंसर ये है और जाके मैच करो तो आपको मिल जाएगा। आपने क्वेश्चन के साथ जैसे 4 आंसर पढ़ लिए वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसके बाद आप भूल जाओगे और कौन सा था। तो याद रखना, पेपर निकालना अगर प्री तो रीजनिंग से निकालना है। मैं हमेशा ये करती हूँ, मैं 4 ऑप्शन पे पहले से हाथ रख देती हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर आंसर, फिर जाके धीरे से देखती हूँ अच्छा इसमें मिला ये टिक सही, ये टिक सही, ठीक है। हाँ जी, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure to all its citizens। किसकी बात करती है? हमारी जनता की बात करती है। हिंदी वाले, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंनिर्भिक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या देंगे? सबसे पहले हम देते हैं न्याय। तो इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है जस्टिस। सबसे पहले सोशल, समाज आता है। समाज में जीने के लिए इकोनॉमिक चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा आती है पॉलिटिक्स आ जाती है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, पहले समाज आएगा, फिर पैसा आएगा, फिर पॉलिटिक्स शुरू होगी। पैसा होगा तभी तो पॉलिटिक्स होगी, गरीबों को कौन पॉलिटिक्स करेगा? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हिंदी वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो इंग्लिश में पहले जस्टिस है, हिंदी में पीछे जस्टिस है, ठीक है। तो सबसे पहले समाज आया, फिर अर्थ आई, फिर राजनीति आई। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर आता लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ, ये जो लिबर्टी इसको हम फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम का सिनोनिम है लिबर्टी। तो कहते हैं लिबर्टी ऑफ, पहले सोचो। कहते हैं ना मम्मी पापा कहते पहले सोच के बोला कर, ऐसे मत बोला कर, क्योंकि ऐसे बोलते तो झगड़े हो जाते हैं। तो पहले थॉट करने को तो एक्सप्रेस करो, पहले सोचो फिर बोलो। बोलो ऐसा कि लोग आपकी बात पर बिलीव करें और आप में फेथ करके आपकी वर्शिप करें। भाई कहते ना कि बढ़िया बोलो, लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। देख लो हमारे आसाराम बापू को, निकले आज बाहर, आज भी लोग उनकी उतनी पूजा कर रहे हैं जितने कि आज से 13 साल पहले करते थे। ये होता है रुतबा। 11 साल बाद भी जेल से बाहर आए, इतनी मालाओं से स्वागत किसी का नहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या कहा? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। हिंदी वाले कहता है आपके पास पहले विचारो, फिर अभिव्यक्त करो और विश्वास, मतलब ऐसा भी लोग आपको विश्वास करें और आपके धर्म की उपासना करें। यहाँ पे धर्म शब्द की जगह कुछ और आना चाहिए था, बट अभी ने दे दिया। तो क्या याद रखिए अपने, पहले आप विचार करें, फिर अभिव्यक्त करें, ताकि लोग आप पर विश्वास करके आपकी धर्म की उपासना करें। तो हो गया लिबर्टी ऑफ थॉट, तो उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हिंदी वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आपको जस्टिस भी मिल गया, आपको लिबर्टी भी मिल गई। अब क्या चाहिए भैया? इक्वालिटी। समाज में क्या होता है, अगर आपके पास क्या होगी, स्टेटस होगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बचपन से यही सुना, स्टेटस बनाओ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अब जमाना बदल गया, हम आ गए 2025 में, ठीक है। अब जो पैसा होना चाहिए, पैसा इज ए स्टेटस। अगर एक करोड़पति की बेटी भाग जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लोग उसको आपके प्रोग्राम में बुलाएंगे। और यही मिडिल क्लास की बेटी भाग जाए तो लोग थू करेंगे, तेरी बेटी भाग गई, छोरे ये वो। तो अब पैसा चाहिए। देख लो ना, पैसा है तो अंबानी जी के बेटे की भी शादी एकदम 0 फिगर लड़के से हो गई, और नहीं तो हमारी शरद की शादी देखो किससे हुई। क्या सर, स्मार्ट तो शरद से स्मार्ट है कि नहीं, उस छोरे से नहीं है बताओ। तो उसको 0 फिगर मिली या 90 किलो की मिली। आज अशोक सर नो कमेंट। क्या हो गया सर? सर के मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। भाई सर मैं किसका, शरद 21 है सर, मैं तो 18 ही हूँ। तो केवल वही थोड़ी सारे आदमी का नेचर, क्वालिटी, उससे क्या ले। एक बात हो, हम दोनों ऐसे खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे, उस समय क्या दिख रहा है? फोटो में चेहरा, उस समय कौन नेचर देखे? सुबह को देखो, आज हंस के मोटी हो जाएगी ये लड़की आज। हाँ सुबह तेरे दांत दिख रहे हैं सबको, कुछ भी हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। अंडरस्टैंडिंग ही है। नहीं सर,
वो बहुत सीधे है, मतलब मैं कुछ भी सुना दूं ना चुप रहते हैं, हो गए सुना दे, हो गया शांत, आप बोलो, क्योंकि उसको ये बात पता है ना उसके पापा नहीं है तो किसको सुनाएगी। प से पापा, प से पति। मैं हमेशा हंसती थी पापा को, मैं पापा प से पति, फिर भी पापा और पति में इतना चेंज क्यों? तो फिर पापा ने कहा देखा, र से रावण, र से राम, क से कंस, क से कृष्ण, समझ गई उमा? मैंने कहा पापा। मेरे पापा बड़े जानदार थे सर, वो मतलब हाथ ही क्लियर कर देते थे, समझ गए, इसलिए चेंज है। चलिए, तो अब जमाना बदल गया, लेकिन पहला जमाना क्या था, इक्वालिटी स्टेटस होगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो कहते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये मैं थोड़ा बहुत मुश्किल से याद हुआ पर अब मुझे याद है। इंसान को प्रतिष्ठा होगी तो अवसर की समता मिलेगी। तो पहले क्या बनाना हम सबको अपना स्टेटस, हम सबको क्या बनना, जज बनेंगे तो लोग अपना अपन को बुला लेंगे, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, इंग्लिश वाले जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड क्या है, एंड प्रोमोट अमंग देम ऑल, उन सब के बीच में देना है तथा प्राप्त कराने के लिए उन सब में क्या, फर्टर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या कहा कि हमें फर्टर्निटी बंधुता बढ़ानी है, फर्टर्निटी का मतलब बंधुता, फर्टर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंसान की अपनी गरिमा होती है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनी। तो कैसा रखेंगे, फर्टर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हिंदी वाले व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। फिर हम सब आज आ जाते हैं, दृढ़ संकल्प होकर, है ना, हिंदी में देख लो पहले, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज कब, 26 नवंबर 1949 को। अब देखो लिखा ना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, हमें याद नहीं करना है, क्यों, क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं। और हमारे क्या कहते हैं, जब भी हिंदी और इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो आप हम किसको वैरी करेंगे, इंग्लिश को, तो इंग्लिश में लिखा ही नहीं तो फिर क्यों याद करना है। तो ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि जो सिर्फ इंग्लिश का डायरेक्ट लिख के आता है ना बच्चा, उसको तो लिखा हुआ ही नहीं होता बच्चे के, तो फिर वो तो एग्जाम में गड़बड़ कर देगा, इसलिए क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को 3 वर्ड फिर से याद करना, ये 3 लाइन से याद रखने। पहले हम इसको अंगीकृत करेंगे, पहले इसको इकट्ठा करेंगे, फिर इसको अधिनियमित करेंगे, एक लाइन में इसको पिरोएंगे और फिर आत्मार्पित कर लेंगे, हम अपने अंदर समाहित कर लेंगे। तो अंगीकृत, फिर अधिनियमित और देन आत्मार्पित करेंगे। इंग्लिश में, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई, पहले हम अडॉप्ट करेंगे, पहले हमने ले लिया, फिर एनेक्ट करेंगे, इसको जोड़ देंगे, एंड फिर क्या करेंगे, गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अपने में समाहित कर लेंगे। इसको ऐसे तोड़ के याद करना, फिर 2-3 बार लिखना, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा आपका, लगभग मेरे हिसाब से 40 डेज चलेगा, हो सकता है 40 से 45 डेज चले, तो अपना पहला ड्यूटी, नींद में सोते पहले क्या करना है, प्रेमबल पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है, 45 दिन खुद याद हो जाएगी। फिर इसके चैप्टराइजेशन पढ़ने हैं, फिर इसकी शेड्यूल्स पढ़नी है, और फिर जैसा रोज मैडम पढ़ा रही हो पढ़ना है। तो आप खुद भी कहोगे अरे मैडम ये तो बहुत ईजी थी, मुझे तो परमानेंटली याद हो गई, ठीक है। आइए, तो ये था आपका प्रेमबल। अब सबसे पहले लिखिए ना, प्रेमबल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट। तो लिखो, एक अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976। ये जो 42nd, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, हाँ लिखो, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। तो प्रेमबल में हमारा एक अमेंडमेंट ही हुआ है अभी तक, और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आपसे को पूछे ना कि किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस 42nd अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ, तो लिखो, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने वर्ड जोड़े गए, 3 शब्द। कौन कौन से जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। लिखो, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हिंदी वाले आप लिखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 को, ठीक है। चलो ठीक है, अब आया लड़ाई हुई कि भैया 1, 2, 3, 4, 5 केस आए थे। तो आया कि भाई जो प्रेमबल है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट ही कैसे करें। तो आइए हम प्रेमबल के बारे में पहला देखते हैं कि क्या प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन बनाओ, क्या प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या
प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आप कहेंगे यस प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कहता है यस, नहीं, एक कहता है नो, दूसरा कहता है यस। एक कहता है नो, दूसरा कहता है यस। नो, अब कैसे पता चला नो यस नो यस? केस लॉ से। तो केस लिखते हैं इन री बेरुबारी, इन री बेरुबारी इन री बेरुबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लब्स। वैसे इसको शॉर्ट में इन री बेरुबारी कहते हैं ना, बट इसका पूरा नाम मैं लिखा देती हूँ। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनक्लब्स। इन री बेरुबारी एक्सचेंज ऑफ एनक्लब्स। इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो साफ मना कर दिया, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। अब आता प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब आपको एक और कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत बताती हूँ मैं। इसकी खासियत ये है कि जब कुछ भी समझ नहीं आए ना, एक केस परमानेंट लिख देना, उस केस में हर चीज़ बोली, और वो है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो लिखो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पहला केस लिखो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इंदु बेरुबारी का भी ईयर 1960 लिख दो, भूल गई मैं। इंदी बेरुबारी का लिखो 1960, ठीक है। सेकंड है आपके पास केशवानंद भारती से स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसने कहा ओ भाई प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। देखो इस केस में कहा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। हिंदी वाले, प्रस्तावना या उद्देशिका, उद्देशिका संविधान का भाग है, परंतु इसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अब आपसे पूछेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सा केस है, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आधारभूत ढांचे पर कौन सा केस है, तो ये आएगा आपका आधारभूत ढांचे का भी क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। अगला केस SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट, 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। हिंदी वाले, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। कैसा भाग है, अभिन्न भाग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है हमारा। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न भाग है। और इन्होंने लिखा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आधारभूत संरचना है। और आगे लिखो, एक और लिखो, इसमें यह भी कहा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आधारभूत संरचना है। इंग्लिश में आप लिखोगे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कंपोजिशन है, बेसिक कंपोजिशन है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कंपोजिशन है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत संरचना है। दोनों पता होने चाहिए, ठीक है।
फिर आता आपके पास अगला केस लिखेंगे जो फेमस केस है, आपने सुना होगा, अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 सुप्रीम कोर्ट। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी कहा गया है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, इसमें भी यही कहा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। हिंदी वाले, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अभिन्न भाग है। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। कंक्लूजन क्या निकला? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। सो लिखो, सो प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे तो देखो बेटा हजारों केस होंगे, पर मैं आपको हजारों केस नहीं लिखाऊंगी, मैं सिर्फ वही केस लिखाऊंगी जो एग्जाम पूछे जाएंगे। बाकी ऐसे तो मैं लिखाना शुरू करूंगी ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीएम्बल क्या है, रटो। प्रीएम्बल के रटने के बाद आपको क्या पता होनी चाहिए, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ओके, अच्छा मुझे बताओ अपना सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कब हुआ था? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कब आया था? सर सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इंडिया में? 1951। और कोई? 1930 में आया, 1930 में। लिखो 1900, एक बार वेरीफाई भी कर लो भाई, मेरी डेट लिखी है 26 जनवरी 1930 को आया था सुप्रीम कोर्ट। पर 1935 तक तो फेडरल कोर्ट ही थे, 30 में कैसे सुप्रीम कोर्ट आया है बेटा? चेक करना गूगल, क्योंकि 1935 तक तो अपना वही था फेडरल कोर्ट। 1950 में लिखा 50 है, कोई डेट आ रही है? 26 जनवरी 1930 को क्या, चेक कर तो बेटा 26 जनवरी 1930 को क्या आ रहा है? 26 जनवरी 1930 को क्या है? 1930 को क्या है? क्योंकि एक डेट लिखी हुई है 26 जनवरी 1930। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट 1950 में आया है। ओके, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट होता तो 90 अपन को 1950 के बाद वाले में एससी लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना है। तो सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं? सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में लिखते हैं एससी। हाई कोर्ट को क्या लिखते हैं? एचसी। डीजी कोर्ट को पता है क्या लिखते हैं? डीसी। मुझे भी नहीं पता था डीसी, अपन तो डीजे कोड बोलते हैं। फिर मेरे हस्बैंड है ना एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उनके वहाँ पे लीगल एडवाइजर होते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे डीसी कोर्ट में बहुत सारे केसेस जाते हैं। तो मैं सोचते रह गया, सोचते डीसी क्या होता है, क्योंकि अपन तो डीजे कोर्ट बोलते हैं, अपन को क्या पता। लेकिन कंपनियों के मैटर तो डीसी में चलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उस दिन मुझे पता चला इसको डीसी कहते हैं, ये डीजे कोर्ट होता है। ठीक है, और इससे पहले क्या था हमारे पास? प्रीवी काउंसिल। प्री काउंसिल था, पीसी लिखते हैं। चांसलरी कोर्ट भी होता था अपना, उसको सीसी लिखते हैं। और एक एसी भी होता है, एंसलरी कोर्ट, पता है उसका क्या एसी होता है, वो जब आप टॉट पढ़ोगे ना तो आप पी सीन, ए सीन, इवन एक और आता है क्वीन बेंच। क्वीन बेंच, क्यूबी भी आता है, क्यूबी। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? एक क्यूबी, ये प्रीवी काउंसिल, पीसी, ये अपन को मिलेंगे एक तो टॉट में, ठीक है, एक अपन को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एससी। स्पेशली टॉट में मिलता है ये, कुछ कभी कभी ये ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाते हैं। जैसे मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, एग्जाम में क्वेश्चन आ गए थे नेट के एग्जाम में कि मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का डिसीजन किसने दिया? ऑप्शन में आया था ए एससी सुप्रीम कोर्ट, बी एचसी हाई कोर्ट, सी पीसी प्रीवी काउंसिल और डी क्वीन बेंच।
अब बताओ, अगर ये मैंने नहीं बताया होता ना पहले तो आपके दिमाग में भी नहीं आता, मैं तो पहले आंसर बता दिया। यदि आपको ये क्वेश्चन में पहले पूछती ना तो मजा आता। तो एक बार आपको भी लगता है यार ये तो बहुत फेमस केस है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते सेक्शन 11 तो लिखते पर हमें पता ही नहीं कब का है। मुझे तो नेट में बड़ी खुशी में कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो मेरा सही पक्का सही है। तो मेरा तो प्रीवी काउंसिल का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आ गया आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल कहाँ आया, कैसे आया, ये हो गया हमारा प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है अब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अपन बैरेक नहीं पढ़ रहे, अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखो 3 वर्ड इंग्लिश वाले। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन बनाओ। इज कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मार्क, 3 लिख दो। फेडरल, क्वाजी फेडरल, यूनिटरी। हिंदी वाले, भारत का क्या, भारत का संविधान पहला लिखो संघात्मक है, संघात्मक। दूसरा लिखो अर्ध संघात्मक। पहला लिखो संघात्मक, दूसरा लिखो अर्ध संघात्मक, ठीक है, और तीसरा लिखो एकात्मक। बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बहुत कंफ्यूजन है। कभी प्री में क्वेश्चन आए ना तो अपन समझ ही नहीं पाए इसको क्या लिख के आए, बड़ा गड़बड़ है। तो अगर प्री में एग्जाम में पूछते ना तो मैं तो लिख के आऊँगी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लिख दो। अगर प्री में क्वेश्चन आएगा तो हम अपना आंसर लिखेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और यदि वो कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे ना तो अपन केस ठोकेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, सबके लिखाऊंगी मैं ना। तो पहला जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने की रीजन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वाले संघात्मक, हिंदी वाले इसको संघात्मक भी बोलते हैं और इसको परिसंघात्मक भी बोलते हैं, इसके 2 नाम है हिंदी में। हिंदी वालों, ये जो हमारा संघात्मक है इसको संघात्मक भी बोलते हैं और इसको परिसंघात्मक भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज होना मत। परिसंघात्मक भी बोलते हैं, दोनों सही है। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक और इसको बोलते हैं एकात्मक। ओके, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस हैं 5। पहला लिखो संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों बोल रही हूँ हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पहला संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये सुप्रीम है। क्या है, ये सुप्रीम है, तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो ये हमारा संविधान सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने किस केस में कहा कि हमारा संविधान सुप्रीम है। पहला केस लिखो, हाथों हाथी लिख दो। पहला केस AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आपने जो पॉइंट लिखा ना सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर 2 केस लिखाऊंगी मैं आपको, A और B। एक केस लिखेंगे AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, बड़ा फेमस केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये आर्टिकल 21 को लेके बहुत प्रिस्क्राइब करता है इसके। और सेकंड केस लिखेंगे जो कि मैंने अभी समझाया, कुछ ना आए तो एक केस बाय डिफॉल्ट सब जगह डालना है, और वो कौन है, केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट, 1973 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों केसेस में कहा गया है कि संविधान हमारा सुप्रीम है और इस अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो इस व्यू की वजह से भारत का संविधान हमारा कैसा संविधान है, परिसंघात्मक संविधान है, परिसंघात्मक संविधान है। नंबर 2, ये तो गया पहला सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स, हिंदी वाले शक्तियों का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स, शक्तियों का वितरण। कैसे पता चला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स, शक्तियों का वितरण? तो लिखो इसमें 3 तरह का डिवाइडेशन है। कौन है वो 3, आप सबको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी वाले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
आपको पता है 101 संविधान संशोधन हुआ था, 101 संविधान संशोधन हुआ था। 101 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। चेक करना तो एक बार। 101 संविधान संशोधन आई थिंक 2019 में होना चाहिए। हर चीज मोबाइल से नहीं देखी जाती, बैरक में पीछे भी लिखे होते हैं। हे भगवान, 16 हुआ 101 संविधान संशोधन। हर वक्त क्यों देखते हो मोबाइल? निकालो, पीछे देखते हैं, सब लिखा होता है पीछे। देखते बैरक के पीछे लिखे हुए अमेंडमेंट। मैं तो बैरक के पीछे लिखा हुआ ही नहीं है। तेरे आगे स्टार्टिंग में लिखे हुए। अरे सबके अलग अलग पब्लिकेशन है ना, मेरे है ही नहीं। देख जीएसटी 101 संविधान संशोधन पे आया ना, है बेटा? मुझे याद है जहाँ तक 101 संविधान संशोधन पे हुआ है। यस, 101 संविधान संशोधन 2016। हाँ इधर आओ, अब सुनो मेरी बात। जब 101 संविधान संशोधन आया तो जीएसटी आया। जीएसटी आने से इन तीनों लिस्टों में बहुत गड़बड़ियाँ हो गई। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या आईएएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एंट्रीज चेंज है, लेकिन अपन कौन है? लॉ वाले। अपने लॉ में क्या सीखा कि बली के अंदर कितनी अमेंडमेंट हो, लास्ट तो सेक्शन उतने बोले जाते जितने हैं। तो आप देखो 7 शेड्यूल निकालो, उसके अंदर देखना यहाँ पे लिखा हुआ है 97, तो हमारे लिए 97 ही होगा। इसमें 66 है तो 66 ही होगा। इसमें 50 कॉन्क्रीट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? 57 होने चाहिए, 47 है बेटा, 47 है, भूल गए? 47 है ना बेटा? क्या कह रही है? हाँ छुरा। हाँ, अब एक बार शेड्यूल 7 शेड्यूल निकालो। अब हुआ क्या बेटा, जब तुम देखोगे ना पहले यूनियन लिस्ट, अब सबके पेज नंबर भी अलग अलग है। आप 7 शेड्यूल निकालो। कैसे निकालोगे? सारे आर्टिकल्स खत्म होते हैं, उसके पीछे जाओ, शेड्यूल 1 2 3 4 दिखेगी, दिखी। अब देखो शेड्यूल 1 में यूनियन लिस्ट दिख रही है आप लोगों को। ये ना कभी कभी ऐसे लिस्ट से भी नंबर पूछ लेते हैं, हालांकि अपन को नहीं पूछते, ले पूछा ना इस बार अपन को आरजेएस के एग्जाम में सीपीसी कौन से लिस्ट की सब्जेक्ट है ना? ओके, अब देखो जो फर्स्ट है ना यूनियन लिस्ट, इसके अंदर ऐसे तो 97 है ना 97, पर अंदर जाओ 33 रिपील हो गया। ठीक है, 33 रिपील होने हो गया। उसके बाद हमारे पास 33 रिपील हो गए, 92A आ गया, 92B आ गया। ठीक है, उधर 96C रिपील हो गया। तो ऐसे ऊपर नीचे कर करा के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से ये बढ़ जाते हैं। देखिए हमारी है शेड्यूल सेकंड, देखो स्टेट लिस्ट, देखो स्टेट लिस्ट में कितने सारे रिपील हो गए? बहुत सारे रिपील हुए। तो अभी 66 नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से 61 है ये। लेकिन अपन जुडिशरी वाले अपन हमेशा लास्ट नंबरिंग देखते हैं, हमें बाकी के कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर कॉन्क्रीट लिस्ट देखो, कॉन्क्रीट लिस्ट में देखो 17A आ गया, 17B आ गया, 21A आ गया, 11A आ गया, 33A आ गया। ठीक है, उसके तो कितने सारे आ गए। तो ये अब 47 ही है, यू देखा जाए तो 51 हो गए, लेकिन अपन जुडिशरी वाले इसलिए अपने लिए 47 ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या कहा दूसरा कि साहब यहाँ पे पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, यूनियन को अलग दिया गया है, स्टेट को अलग दिया गया है और कॉन्क्रीट अलग है। तो ये रट लेना, ये हमारे प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 शेड्यूल में इसको डिवाइड कर दिया, बोला ठीक है साहब। तो आपको पता होगा बचपन में क्लास 3री 4थी 5वीं में हमने पढ़ा था, यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्क्रीट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, और जब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करता है। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का वितरण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हो गया दूसरा। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। कौन सा ऐसा कंट्री है, कंट्री को देखो वैसे तो स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो इंडिया एक कंट्री है, ध्यान रखना। लेकिन जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम वकील है, तो इंडिया एक स्टेट है। ठीक है, पढ़ा अपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था ना, स्टेट वहाँ पे कहीं भी कंट्री वर्ड पढ़ा नहीं? पढ़ा ना लॉ वाले बच्चे? तो इंडिया एक स्टेट है। तो ऐसा कौन सा, अब अपन तो स्टेट का मतलब राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, वो दिमाग मत लगाओ। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे इंडिया की स्टेट होता है। तो ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? सिर्फ इंडिया का ही है, बाकी सब का क्या है? ऑरल है।
सबका क्या है, ऑरल है। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें क्या करता है, दूसरों से डिफरेंट बनाता है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। 4th नंबर पे लिखो ड्यूल गवर्नमेंट, द्विक शासन। हिंदी वाले आप लिखो द्विक शासन, द्विक शासन, ड्यूल गवर्नमेंट। इंग्लिश वाले आप लिखो ड्यूल गवर्नमेंट। हमारे पास दो तरह की सरकारें होती हैं, एक होती है हमारे पास सेंट्रल की और एक होती है स्टेट की, इसलिए हमारे पास क्या है, ड्यूल गवर्नमेंट है। एक अपने पास क्या होती है, लोकसभा, और एक हमारे पास क्या होती है, विधानसभा। तो कैसी गवर्नमेंट है हमारे पास, ड्यूल गवर्नमेंट है। हमारे सेंट्रल की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है, और ये भी हमें क्या बताता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को विशेषता बताता है। अगला लिखो रिजिडिटी, कठोरता। अगला लिखो रिजिडिटी, कठोरता। क्या कहा, कठोरता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब मर्जी हो तब हम क्या नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक प्रोसीजर दे रखा है। कठोरता कहाँ दे रखा प्रोसीजर, आर्टिकल 368। आप 368 को फॉलो करके ही कर सकते हो, ऐसे जब मर्जी हो अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो ये क्या, कठोरता है। हालांकि हमारा फ्लेक्सिबल भी है, पर वो अपन कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे, ठीक है, ओके। अगला लिखो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, न्यायालय का प्राधिकार। लिखो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, 5 लिखो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, नहीं छठा, छठा लिखो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। हिंदी वाला आप लिखो न्यायालय का प्राधिकार, यानी हमारे यहाँ पे जुडिशरी सेपरेट है, तो लिखेंगे न्यायालय का प्राधिकार है, न्यायालय की अथॉरिटी है, न्यायालय की अथॉरिटी। ये 6 पॉइंट हैं जो हमें समझाती हैं कि मेरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी होता है, कब हो जाता है, उसकी भी कुछ स्थितियां हमारे। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, एकात्मक। एकात्मक मतलब सारी शक्तियां एक के पास आ जाना, जैसे कि इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी लगती है क्या होती है, हमारे पूरी की पूरी शक्तियां किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हो गई ना, एकात्मक हो गया हमारा। तो वो कौन सी कंडीशंस है, तो वो भी हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपको क्या याद रखना, प्रीएम्बल रट के आना है, जो 4 केस है उसी के साथ रख लेना आप, ठीक है। एक आप लोगों को मैं देती हूँ, क्या बोलते हैं, होमवर्क। इन री लिखा पड़ा अपन ने, इन री किन केसेस में लिखा जाता है, कल रिसर्च करके लाना। इन री का क्या मतलब होता है, ये आपका इंटरव्यू का सवाल है, और इन री किन केसेस में लिखा जाता है तो मैं बता दूंगी, पर आप रिसर्च करके आना, थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। चलिए जल्दी से हम सब एक साथ प्रीएम्बल बोल देते हैं, स्टार्ट। शुरू हो जाओ फटाफट, एक जना माइक ऑन कर दो, बाकी सब फटाफट बोलना शुरू करो। सो भी माइक ऑन करो फटाफट। पहले इंग्लिश में बोलेंगे फिर हिंदी में, स्टार्ट। वी, हाँ स्टार्ट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ बोलते जाओ, वो सुबह बोलते जाओ, बोलते जाओ। and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अशोक सर फटाफट हिंदी में। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। 3 दिन में आप याद करके बताओगे मेरे को इसको, बिना देखा देख, ठीक है। चलिए।